हेलो गाइज, एवीएस की पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 की रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अभिक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत पढ़ा था। जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है वो लोग जाके ऊपर आई बटन से या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस वीडियो का लिंक उन्हें वहां मिल जाएगा, वो वीडियो देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि। तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अभिक्रिया की आणविकता और कोटि आखिर है क्या। डिटेल में हम इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, डिटेल अभी हम लोग देखेंगे। जो लोग नोट्स बना रहे हो वो उनके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैटर, शॉर्ट में वो नोट कर सकते हैं। बाकी अभी आइए समझते हैं अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि आखिर है क्या। एक सबसे पहले थ्योरेटिकल वे में ना जाके हम प्रैक्टिकली आपको एक दो एग्जांपल बताना चाहेंगे कि आणविकता और कोटि में मेजर डिफरेंस क्या है क्या ये दोनों चीजें। सपोज हम लोग किसी न किसी क्लास में पढ़ते हैं, क्लास 12th है तो आपके क्लास 12th में कुछ लोगों के विद्यालय में कई सेक्शंस होंगे या कुछ लोगों के यहाँ एक ही सेक्शन होगा। किसी न किसी क्लास में बैठते ही हैं हम लोग। अब जिस क्लास में हम लोग बैठते हैं उसी क्लास की स्ट्रेंथ होती है अप्रोक्सीमेट 60 से 70 के बीच में, कम या ज्यादा हम मान के चलते हैं 60 से 70 के बीच में, या कोई एक एग्जैक्ट नंबर मान लेते हैं 60 कि हमारी क्लास में, ये क्लास 12th है और इस क्लास 12th में कितने बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं। अब सपोज एग्जाम होता है, एग्जाम होने पे क्या होगा, इन 60 बच्चों में से कुछ बच्चे होंगे जो काफी अच्छे नंबर पाएंगे, यानी वो टॉप पे होंगे। कुछ बच्चे होंगे जो फेल हो चुके होंगे और कुछ बच्चे होंगे जो इन दोनों के बीच में होंगे, यानी कि वो फेल तो नहीं हुए लेकिन टॉप भी नहीं हुए। उनकी जो ऊर्जा है यानी उनके जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल बीचों बीच में है। टक्कर सिद्धांत अभी इसीलिए बताया था क्योंकि टक्कर सिद्धांत में हम लोगों ने इसी चीज की बात की थी। वहां पे ये कहा था कि वो अभिकारक अणु जिनकी प्रारंभिक ऊर्जा का स्तर बढ़कर देहली ऊर्जा तल तक पहुंच जाता है, सिर्फ वही उत्पाद में बदल सकते हैं। बाकी इनके बीच में भी होंगे जो यहां तक पहुंचेंगे और लौट आएंगे, वापस रिएक्टेंट में बदल जाएंगे। जो यहां तक पहुंचेंगे वो भी वापस यहीं आ जाएंगे क्योंकि वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकते। टक्कर सिद्धांत में इस चीज के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा है कि अभिकारक अणुओं का उत्पाद में बदलने के लिए आपस में टकराना तो जरूरी है, लेकिन टकराने के साथ साथ उनकी ऊर्जा इतनी बढ़ जानी चाहिए कि वो देहली ऊर्जा तल को पार कर जाएं। और अगर देहली ऊर्जा तल तक पहुंच जाएं या उसको पार कर जाएं तभी वो प्रोडक्ट में चेंज हो सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है। अब सपोज हमारी क्लास में ये जो 60 बच्चे हैं इनमें से कुछ बच्चे होंगे जो एग्जाम में पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं, 60। एग्जाम में पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं, 60। लेकिन इनमें से टॉप कितने कर रहे हैं वो मायने रखता है। तो दो चीजें ध्यान रखना कि किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो बहुत सारे अणु करते हैं लेकिन सभी अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते। वही चीज यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि ये जो 60 विद्यार्थी हैं इनमें से जो टॉप करने वालों की संख्या होती है वो बहुत ज्यादा 5 to 10 होती है। 5 से 10 होंगे जो काफी अच्छे नंबर लाए होंगे, बाकी मिडिल में होंगे और कुछ उनमें से उससे भी नीचे होंगे। तो अब बात करते हैं यहाँ पे आखिर आणविकता है क्या। आणविकता और कोटि ये दोनों चीजें हैं क्या। सिंपली एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि क्लास में एग्जाम में कितने बच्चे बैठे, 60। टॉप कितने किए, अप्रोक्सीमेट मान लो 10 जो टॉप पे थे, टॉप 10 कहा जाता है। बाकी जो है वो उससे नीचे के हैं। तो क्लास जो जानी जाती है कि हाँ इस क्लास के ये बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं,
क्लास का नाम किन बच्चों की वजह से होता है? इन 10 बच्चों की वजह से। और बाकी जो 50 बचे, ये जो इधर के 50 हैं, इनकी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं होता। कहीं पे भी नाम लिया जाता है क्लास का तो यही 10 बच्चे लिए जाएंगे। अब समझो आणविकता क्या है? किसी अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करने वाले कुल बच्चों की संख्या। हम क्लास की बात कर रहे हैं इसलिए बच्चे कह रहे हैं। अब अगर अभिक्रिया की बात करें पर्टिकुलर, तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अणुओं की संख्या क्या कहलाएगी? आणविकता कहलाएगी। यानी कि 60 अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल 60 अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहां पे, तो आणविकता हमारी अभिक्रिया की कितनी है? 60। एक एग्जाम्पल बस बता रहे हैं मोटी तौर पे, यहाँ पे अभी हम थ्योरेटिकली कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो बस समझने के लिए है कि आणविकता क्या है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? आणविकता कहलाती है। जैसे क्लास में 60 बच्चे बैठते हैं एग्जाम में, तो टोटल संख्या क्या है? आणविकता है। अब अभिक्रिया की कोटि क्या है? इस टोटल संख्या में से कुछ ही बच्चे होंगे जो टॉप पे होंगे, तो इन्हीं की वजह से वो क्लास जानी जाती होगी। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग पद को निर्धारित करती है, क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश की थी कि हम आणविकता और कोटि को कैसे याद रख सकते हैं। सिंपली जो टोटल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे वो हमारी अभिक्रिया की क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूलरिटी, यानी कि आणविकता। और इन टोटल मॉलिक्यूल्स में से जो अभिक्रिया के रेट को रिप्रेजेंट करें वो क्या कहलाते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ध्यान रखना, याद रखना कि टोटल मॉलिक्यूल्स जो पार्टिसिपेट करते हैं किसी रिएक्शन में, वह अभिक्रिया की आणविकता होती है। और इसके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, 1 नंबर में भी, 2 नंबर में भी और लॉन्ग आंसर में भी। और जो मॉलिक्यूल अभिक्रिया के रेट को इफेक्ट करे, रेट को बढ़ाए या घटाए, जिसकी वजह से रेट पे फर्क पड़े, जो रेट ला के एक्सप्रेशन में यूज किए जाएं, वो उनकी जो संख्या होगी वो कहलाएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप थ्योरेटिकली समझते हैं, यही चीज डेफिनेशन में लिखी हुई है। जो लोग नोट्स बना रहे हो वो लिख सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। एग्जाम्पल देखें, पहला जैसे यहां पे लिखा हुआ है NH4NO2, ये ब्रेक हो रहा है नाइट्रोजन और H2O में। अब यहां पे अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही अणु है जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है। इस रिएक्शन से क्या पता चल रहा है कि NH4NO2 का सिर्फ एक अणु पार्टिसिपेट कर रहा है इस रिएक्शन में, तो यह अभिक्रिया किस प्रकार की होगी? एकाणुक अभिक्रिया कही जाएगी। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणु का केवल एक अणु पार्टिसिपेट करे। दूसरा एग्जांपल जो था वहां पे है हाइड्रोजन और आयोडीन H2 और I2 मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। अब यहां पे देखो, एक अणु हाइड्रोजन का और एक अणु आयोडीन का, एक इनका और एक इनका, टोटल अणु कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? 1 + 1 यानी कि 2। इनको कहा जाएगा द्विअणुक अभिक्रिया। ये किस प्रकार की हैं? ये द्विअणुक प्रकार की हैं। अगला है 2NO + O2, ये मिलके बना रहे हैं 2NO2। अब यहां पे देखो, 2 अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं NO के और एक अणु पार्टिसिपेट कर रहा है O2 का, यानी ऑक्सीजन। तो यहां पे जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो होगी 2 +
1 कितनी आ जाएगी 3। इस अभिक्रिया को कहा जाएगा त्रिअणुक अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभिकारक अणुओं की कुल संख्या जो अभिक्रिया में भाग ले रही है कितनी है 3 है। अब इसके बाद देखते हैं अभिक्रिया की आणविकता से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहला पॉइंट है कि सरल अभिक्रिया की आणविकता कैसे बताएंगे। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिखा था कि कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे अभी यही लिखा था कि H2 और I2, इससे बन रहा है 2H हाइड्रोजन आयोडाइड। ये एक सरल अभिक्रिया है जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है। इससे पिछले वीडियोज में हम ये चीज बता चुके हैं कि सरल अभिक्रिया क्या होती है और जटिल अभिक्रिया क्या होती है। सरल अभिक्रिया में सिर्फ एक पद होता है और जटिल अभिक्रिया कई पदों से मिलकर बनी हुई होती है। और जटिल अभिक्रिया के प्रत्येक पद को प्राथमिक पद कहा जाता है। ये चीजें पीछे हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे H2 और I2 ये एक सरल अभिक्रिया है, तो इस अभिक्रिया की आणविकता हम इसके संतुलित रासायनिक समीकरण से बता सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना कि अभिक्रिया की आणविकता बताने के लिए समीकरण का, रासायनिक समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। अगर वो संतुलित नहीं होगा तो आणविकता को हम सही तरह से नहीं बता पाएंगे। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित समीकरण को देखकर हम सरल अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, उसकी आणविकता को बताया जा सकता है। तो यहाँ पे इसकी आणविकता पीछे ही बता चुके हैं, कितनी है 2 है। तो ये हो गई बात सरल अभिक्रिया की कि सरल अभिक्रिया की आणविकता संतुलित रासायनिक समीकरण से बताई जा सकती है। दूसरा पॉइंट है जटिल अभिक्रिया। अब अगर हमारी अभिक्रिया जटिल है तो उसकी आणविकता हम कैसे बताएंगे। तो जटिल अभिक्रिया में हमने बताया कि कई पद इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके प्रत्येक प्राथमिक पद की अपनी अलग आणविकता होती है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि NO2 प्लस NO2, ये पहले बनाएंगे NO3 प्लस NO, ये NO3 वापस रिएक्ट करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड से, बनाएगा NO2 प्लस CO2। ये क्रियाविधि है एक सिंपल अभिक्रिया की। अभिक्रिया है NO2 प्लस CO, इससे बन रहा है NO प्लस CO2। ये इस अभिक्रिया की क्रियाविधि है और इसके क्रियाविधि के प्रत्येक पद को हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक पद कहेंगे। और इस हर एक प्राथमिक पद की अपनी अलग आणविकता है। पहले पद की आणविकता क्या है 1 और 1 2, दूसरे पद की भी आणविकता कितनी है 2। तो जो जटिल अभिक्रियाएं हैं उनकी क्रियाविधि के प्रत्येक प्राथमिक पद को देखकर हम उनकी आणविकता बता सकते हैं। अगला जो इनका पॉइंट है कि अभिक्रिया की आणविकता एक सैद्धांतिक मान होता है। ये वाला पॉइंट है कि अभिक्रिया की आणविकता एक सैद्धांतिक मान होता है। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया की क्रियाविधि को देखकर ही हम अभिक्रिया की आणविकता बता सकते हैं। अगला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो अभिक्रिया की आणविकता है वह सदैव एक पूर्णांक होगी। अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्णांक होगी और शून्य को छोड़कर, 0 नहीं हो सकती, शून्य को छोड़कर हमेशा एक पॉजिटिव मान होगा। यानी कि अभिक्रिया की आणविकता 0 नहीं हो सकती, इसके अलावा कोई निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि अभिक्रिया में कोई ना कोई अणु तो भाग ले रहा होगा तभी तो वो अभिक्रिया कहलाएगी। अभिक्रिया की आणविकता 0 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर अभिक्रिया की आणविकता 0 है यानी कि वहां पे कोई अभिक्रिया ही नहीं हो रही है, और अगर अभिक्रिया हो रही है तो कोई ना कोई आणविकता उसकी होगी ही होगी, और होगी तो वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। यानी कि 0 नहीं हो सकती, निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, इसी तरह से फ्रैक्शनल वैल्यू भी नहीं हो सकती। A/B टाइप इसकी किसी भी अभिक्रिया की आणविकता नहीं हो सकती। और लास्ट पॉइंट है इसका कि किसी भी अभिक्रिया की आणविकता 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि 3 से ज्यादा की है ही नहीं रिएक्शन, लेकिन 3 से ज्यादा अभिक्रिया की आणविकता होना संभव नहीं है। बहुत ही कम पाया जाता है कि अभिक्रिया की आणविकता
3 से ज्यादा हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभिक्रिया जो होती है वो प्रोसीड करती है कोलिजन से। अभिक्रिया आगे कैसे बढ़ती है? जब अभिकारक अणु आपस में टकराते हैं, और एक साथ 3 अणुओं से ज्यादा अणुओं का आपस में टकराना संभव नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। इसलिए 3 से ज्यादा आणविकता वाली अभिक्रियाएं बहुत ज्यादा ज्ञात नहीं है। तो ये था हमारा अभिक्रिया की आणविकता। आइए अब देखते हैं अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो अभी पीछे ही हम लोगों ने पढ़ा कि अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती हो क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो डेफिनेशन लिखी हुई है कि अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया का वेग नियम लिखने में प्रयुक्त होती है या अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। एक एग्जांपल से नीचे लिखा हुआ है, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कोई अभिक्रिया है ए बी, इससे बन रहा है सी और डी। ये इनके अणुओं की संख्या है कि ए के ए अणु और बी के बी अणु ये अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिससे ये उत्पाद बन रहा है। इस अभिक्रिया के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो अभिक्रिया का वेग होगा, इसे क्योंकि हम लोग वेग नियम में पढ़ चुके हैं कि वेग बराबर क्या होता है? आर और कंसंट्रेशन की पावर एन, यानी कि अभिक्रिया की कोटि। पीछे ये चीज बता चुके हैं हम। तो यहां पे हम ये मान लेते हैं कि जो अभिक्रिया का वेग है वो ए की रेस्पेक्ट में ए की m1 घात के समानुपाती है और बी के रेस्पेक्ट में बी की m2 घात के समानुपाती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो अभिक्रिया का जो वेग है वो ए और बी की सांद्रता के m1 और m2 घात पर निर्भर करता है। यानी कि अभिक्रिया का वेग जब लिखा जाएगा r, तो r बराबर हो जाएगा k a की पावर, क्योंकि हम लोगों ने वेग नियम में पढ़ा है कि सांद्रता पद की घात जो होती है वो क्या होती है? अभिक्रिया की कोटि होती है। तो हमने यही चीज अज्यूम की है कि माना अभिक्रिया का वेग ए और बी की सांद्रता के क्रमशः m1 ए के रेस्पेक्ट में m1 घात पर और b के रेस्पेक्ट में m2 घात पर निर्भर करता है। r बराबर के a की पावर m1 इंटू b की पावर m2, ये हमारी अभिक्रिया का क्या होगा? वेग नियम होगा। अब ये m1 m2 है क्या? कहने का मतलब समझिएगा सही से। ए के कितने अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ए अणु। बी के कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बी अणु। अगर हम इस अभिक्रिया की आणविकता की बात करें तो कितनी होगी? ए के ए अणु ए और बी की बी, तो ये हो जाएगी ए प्लस बी। यानी कि कुल अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या कितनी है? ए और बी। लेकिन इन ए अणुओं में से केवल m1 अणु ही ऐसे हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर रहे हैं। यानी ए की सांद्रता किस पे निर्भर कर रही है? सिर्फ m1 अणुओं पर, बाकी अणुओं पर नहीं। तो अभिक्रिया का वेग किस पे निर्भर करेगा? ए की घात m1 पर। और बी के पार्टिसिपेट तो स्मॉल बी अणु कर रहे हैं। ये जो स्मॉल बी लिखा हुआ है ये कुल भाग लेने वाले अणुओं की संख्या है। तो बी के कितने अणु भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में? बी अणु। लेकिन कितने अणु अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर रहे हैं? केवल m2 अणु। तो बी की सांद्रता किस पे निर्भर करेगी? सिर्फ m2 पर। तो हम अगर बात करें अभिक्रिया की कोटि की, अभिक्रिया की कोटि, तो ये क्या हो जाएगी? m1 प्लस m2। आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी के कि A और B ये केवल अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या है, और ये m1 और ये m2 ये उन अणुओं की संख्या है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसके वेग के डिफिनीशन के आधार पे हम एक और अभिक्रिया की कोटि की डिफिनीशन बता सकते हैं
कि अभिक्रिया के वेग नियम में प्रदर्शित अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों का योग। सुन लीजिएगा ध्यान से, अभिक्रिया के वेग नियम में प्रदर्शित अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों का योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप एग्जाम में लिख सकते हैं और इस तरह से करके दिखा सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि जो होती है, अभिक्रिया की कोटि अभिकारक अणुओं की वह संख्या है जो अभिक्रिया का वेग नियम लिखने में प्रयुक्त होती है या अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। और दूसरी डेफिनेशन यह हो सकती है कि अभिक्रिया के वेग नियम में प्रदर्शित सांद्रता पदों की घातों का योग। लिख लीजिए, अभिक्रिया के वेग नियम में प्रदर्शित अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों का योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो ये था कि अभिक्रिया की कोटि होती क्या है। अब हम देखते हैं कि अभिक्रिया की कोटि के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। जैसे कि पीछे आणविकता में देखा, उसी तरह से अब देखते हैं कि अभिक्रिया की कोटि पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। तो अभिक्रिया की कोटि के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनका सबसे पहला पॉइंट ये है कि मंदतम पद, मतलब क्या है इसका, कि सपोज कोई अभिक्रिया कई पदों में हो रही है, लेकिन उनमें से जो बहुत सारे पद हैं, उनमें से केवल वही पद अभिक्रिया की कोटि के बारे में बताएगा जो सबसे मंदतम होगा। यानी कि स्लोवेस्ट स्टेप जो होता है रिएक्शन का, वही अभिक्रिया की कोटि को निर्धारित करता है। कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल एक देख लेते हैं कि सपोज कोई एक फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वहां पे एक दिन में 10 स्टेयरिंग बनती हैं, 20 चेचिस बनती हैं, 40 पहिए बनते हैं, लेकिन केवल एक इंजन बनता है। जो स्टीयरिंग है वो कितनी बनी? 10, चेचिस 20, पहिए 40, लेकिन इंजन कितने बने? एक। तो अब उस फैक्ट्री में एक दिन में बनने वाली गाड़ियों की संख्या क्या होगी? एक ही तो होगी, ना कि 40, क्योंकि जो गाड़ी है वो कंप्लीट तभी होगी जब उसमें इंजन लग जाएगा, और इंजन एक दिन में कितने बन रहे हैं? केवल एक। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी जटिल अभिक्रिया का जो सबसे मंदतम पद होगा, वही अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करता है। दूसरा पॉइंट है प्रयोगात्मक मान। जैसे पीछे हमने आणविकता में देखा कि हम अभिक्रिया को देख कर ही ये बता सकते हैं कि अभिक्रिया की आणविकता क्या है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अभिक्रिया की कोटि एक प्रयोगात्मक मान होती है। इसे अभिक्रिया को देखकर ही सिंपली बताया नहीं जा सकता। अभिक्रिया की कोटि को प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये सेकंड पॉइंट है। अगला पॉइंट है सी। हमने देखा था कि जो आणविकता है वो सदैव पॉजिटिव वैल्यू होती थी, लेकिन अभिक्रिया की कोटि क्या है? अभिक्रिया की कोटि 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। A/B का मतलब है भिन्नात्मक भी हो सकती है। तो अभिक्रिया की कोटि इनमें से कुछ भी हो सकती है। पूर्णांक में 0, पॉजिटिव या निगेटिव, और भिन्नात्मक भी हो सकती है। अगला जो पॉइंट है वो है कि अभिक्रिया की कोटि प्रयोगात्मक दशाओं पर निर्भर करती है, क्योंकि हमने देखा कि ये प्रयोगात्मक मान है, यानी इसका मान प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो प्रयोग के दौरान जो प्रयोगात्मक दशाएं होंगी, उन पर भी अभिक्रिया की कोटि निर्भर करती है। एग्जाम्पल देखना चाहें तो जैसे कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन की रिएक्शन जब कराते हैं तो 2HBr बनता है, और ये अभिक्रिया का जो वेग नियम है ये R बराबर होगा K H2 की पावर 1 और Br2 की पावर 1, यानी कि जो कोटि होगी वो क्या हो जाएगी? 1 + 1, यानी कि
सामान्य दशाओं में यह अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होती है। यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज कही गई हैं उन्हीं के आधार पे प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि या शून्य कोटि कही जाती है। अगर किसी अभिक्रिया की कोटि शून्य है तो उसे हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। किसी कोटि की मतलब किसी अभिक्रिया की जो कोटि है वो 1 है तो उसे हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। किसी की कोटि अगर 2 आती है तो उसे हम लोग द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। तो उसकी जो वैल्यू आएगी उसके आधार पर हम उस अभिक्रिया का नाम रखते हैं। तो यहाँ पे इसकी कोटि 2 आई है तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की होगी? द्वितीय कोटि की होगी। अब अगर यही अभिक्रिया एक जल से भरी नली के ऊपर कराई जाए, ये H2 और Br2 की अभिक्रिया अभी हमने देखा कि किस कोटि की है? द्वितीय कोटि की है। लेकिन जब यही अभिक्रिया जल से भरी नली के ऊपर कराई जाती है तो 2HBr बनता है। और अब ये अभिक्रिया का जो वेग होगा, इस अभिक्रिया का वेग वो ना तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पे निर्भर करेगा और ना ही ब्रोमीन की कंसंट्रेशन पर निर्भर करेगा, यानी दोनों की घात क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। और इसका जो ऑर्डर होगा वो अब हो जाएगा यानी कि 0। तो ये किस कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी? शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो किसी भी अभिक्रिया की कोटि प्रयोगात्मक दशाओं पर भी निर्भर करती है। अगला पॉइंट है, जैसे आणविकता में देखा था कि किसी भी अभिक्रिया की आणविकता 3 या 3 से अधिक संभव नहीं है या बहुत कम पॉसिबल है, तो वही चीज यहाँ पे भी है कि 3 या 3 से अधिक कोटि वाली अभिक्रियाएं बहुत कम ज्ञात हैं, ज्यादा नहीं होती। अब इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सपोज पहला एग्जाम्पल है NH4NO2, क्या बनेगा? N2 + 2H2O। ये इस तरह से एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो यहाँ पे सपोज ये एग्जाम्पल दिया गया तो सबसे पहले इसका वेग नियम लिख लेंगे। R बराबर क्या हो जाएगा? K और NH4NO2 की घात 1। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? 1। यानी यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया की कोटि के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा अगर हम देखें कि CH3COOH इसकी अभिक्रिया कराएं NaOH से, तो यहां से H+ यहां से OH-, ये आपस में मिलके बना लेंगे क्या? H2O। और ये बना लेगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट एंड H2O। इस अभिक्रिया के लिए वेग नियम R बराबर हो जाएगा K और CH3COOH की घात 1 और NaOH की घात 1। तो अब यहां से अभिक्रिया की कोटि, इसके वेग नियम, और ये जो वेग नियम है ये याद रखना कि ये प्रयोगों द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। थ्योरेटिकली सिर्फ रिएक्शन देख के हम ऐसा नहीं बता सकते। ये जो वेग नियम है ये प्रयोगों द्वारा निर्धारित किए जा चुके हैं। R बराबर K और यहाँ पे एसिटिक एसिड की पावर 1 और सोडियम हाइड्रोक्साइड की पावर 1, तो कोटि क्या हो जाएगी? 1 + 1 यानी कि 2। अब आगे अगर चलें, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। NO + O2 बनता है 2NO2। यहां पे R बराबर हो जाएगा K, NO की पावर 2 और O2 की पावर 1। तो कोटि क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 2 + 1 = 3। ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया थी, ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। और एक अभिक्रिया है ईस्टर का जल अपघटन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछी गई है। ईस्टर का जल अपघटन, ईस्टर है हमारा CH3COOR। इसका जल अपघटन जब कराते हैं तो ये जो H2O है ये आधिक्य में लिया जाता है। अभी इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे
कि अभिक्रिया की कोटि के निर्धारण के महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं और अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में प्रमुख अंतर क्या है। ये क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा बनते हैं और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि। तो सही से समझ लीजिएगा इसे। यहाँ पे अगर किसी अभिकारक के नीचे आधिक्य लिख दिया जाए तो क्या उसके अणुओं की सांद्रता थोड़ी हम बढ़ा दें या घटा दें, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत अधिक मात्रा में है, तो क्या उसका अभिक्रिया के वेग पे कोई प्रभाव पड़ेगा? शायद नहीं। तो इसलिए इस अभिक्रिया का जो वेग होगा इस अभिक्रिया का जो वेग होगा वो केवल और केवल ईस्टर की सांद्रता पर निर्भर करेगा। यानी R बराबर क्या होगा? K CH3COOR, इसकी तो पावर 1 होगी, लेकिन H2O के रेस्पेक्ट में ये रिएक्शन क्या होगी? 0। क्यों? क्योंकि H2O की सांद्रता काफी अधिक मात्रा में है, आधिक्य में है, और ये H2O की सांद्रता जो है ये अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करेगी। तो H2O की पावर क्या हो जाएगा? 0। और अब इसकी कोटि क्या होगी? 1। यानी ये अभिक्रिया भी किस प्रकार की है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। आज हम लोगों ने अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि के बारे में पढ़ा है। अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं आया है तो एक बार वीडियो को फिर से देखें। और अगर तब भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता के बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कमेंट नहीं कर सकते या वहां पे आप किसी फाइल के थ्रू पूछना चाहते हैं, आप कोई इमेज देख के या कोई एग्जांपल देख के पूछना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस ग्रुप पे आके आप हमसे किसी भी तरह से क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं, इमेज भी भेज सकते हैं, फाइल भी भेज सकते हैं, कुछ भी करके वहां पे आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।